अगर एक ऐसे विशालकाय लोहे के जीव की कल्पना की जाए जो मतलब 25,000 वोल्ट की आसमानी बिजली पीता है और हजारों टन वजन को पटरियों पर आसानी से खींच ले जाता है, तो दिमाग में सबसे पहले WAG-5 लोकोमोटिव की तस्वीर उभरती है। हाँ बिल्कुल। बाहर से देखने पर तो ये बस एक भारी भरकम मशीन लगता है, लेकिन इसके अंदर की दुनिया सच में किसी जटिल पावर प्लांट से कम नहीं है। सही बात है। और जो लोग इस मशीन को चलाना सीखते हैं, खासकर हमारे ट्रेनी असिस्टेंट लोको पायलट्स, उनके लिए तो इसके अंदर के अनगिनत उपकरणों और तारों को याद रखना। अरे वो तो किसी डरावने सपने जैसा हो सकता है ना। मतलब जब कोई पहली बार लोकोमोटिव के अंदर कदम रखता है तो हर तरफ सिर्फ लोहे के बक्से, पाइप और भयानक शोर होता है। एग्जैक्टली। इसे रटना तो मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर पुर्जा वहां क्यों है और वो दूसरे पुर्जों के साथ बात कैसे कर रहा है। रटने से काम नहीं चलता यहाँ। और यही आज के इस डीप डाइव का मेन मकसद है। आज हमारे पास थ्योरी की कोई बोरिंग किताब नहीं है, बल्कि राजू कुमार जी द्वारा बनाया गया WAG-5 लोकोमोटिव के सुपर स्ट्रक्चर लेआउट का एक बेहद सटीक ड्राइंग है। हाँ, और ये लेआउट सच में बहुत शानदार है। तो अगर WAG-5 एक विशालकाय जीव है, तो राजू कुमार जी का ये लेआउट उसका एक्सरे है। आज हम कोई भारी भरकम जार्गन इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम बस इस लेआउट को एक मेंटल मैप में बदलेंगे। ये बहुत अच्छा तरीका रहेगा। मतलब कैब 1 से लेकर कैब 2 तक हम सिर्फ ये नहीं रटेंगे कि क्या कहाँ है, बल्कि लॉजिक समझेंगे। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं कैब नंबर 1 के ठीक पीछे वाले हिस्से से। लोको में प्रवेश करते ही सबसे पहले उन उपकरणों से मिलना होता है जो इस मशीन को सांस लेने में मदद करते हैं। हाँ, यहाँ MCP 1, 2 और 3 मौजूद हैं। अगर एक एनालॉजी दूं तो मैं कहूंगा कि ये मेन कंप्रेसर इस लोकोमोटिव के फेफड़े हैं। एकदम सही एनालॉजी है। एक लोकोमोटिव को ट्रेन के ब्रेक लगाने से लेकर अंदर के न्यूमेटिक वॉल्व्स को ऑपरेट करने के लिए बहुत भारी मात्रा में हवा के दबाव की जरूरत होती है, इसलिए यहाँ 3 कंप्रेसर हैं। लेकिन मैंने सुना है कि इनके काम करने के तरीके में एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती भी होती है। हाँ, मतलब जब कोई कंप्रेसर बंद होता है तो उसके पाइप में पहले से ही हाई प्रेशर हवा मौजूद होती है। अब सोचिए, अगर उसे उसी प्रेशर के खिलाफ फिर से स्टार्ट होना पड़े तो क्या होगा? तो मोटर पर बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा, है ना? मोटर जल भी सकती है। एग्जैक्टली। इसी समस्या को सुलझाने के लिए राजू कुमार जी के लेआउट में MCP के ठीक बगल में VEUL 1, 2 और 3 दिखाए गए हैं। अच्छा, तो ये अनलोडर वाल्व हैं? हाँ, जब कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो ये वाल्व पाइप की हवा को कुछ सेकंड के लिए बाहर निकाल देते हैं। इससे कंप्रेसर एकदम अनलोडेड अवस्था में आसानी से स्टार्ट हो जाता है, बिना किसी बैक प्रेशर के। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट मैकेनिज्म है। और इसी हवा के सिस्टम में एक VAD यानी ऑटो ड्रेन का इलेक्ट्रोवाल्व भी तो है। सही पकड़ा। जहां हवा कंप्रेस होती है वहां नमी और पानी का बनना तो तय है। और अगर वो पानी ब्रेक पाइप में चला गया तो ब्रेक फेल हो सकते हैं या पाइपों में जंग लग सकता है। तो VAD उस पानी को ऑटोमेटिक तरीके से बाहर फेंकता रहता है, राइट? बिल्कुल। अब हवा के अलावा कैब 1 के पीछे एक और बहुत बड़ा उपकरण है, MVMT1। मतलब ये एक विशालकाय ब्लोअर है। इसका काम ट्रैक्शन मोटर 1, 2 और 3 को ठंडा रखना है ना? जैसे कोई इंडस्ट्रियल साइज का एयर कंडीशनर। हाँ, क्योंकि जब मोटर्स हजारों टन का लोड खींचती हैं तो बहुत भयानक गर्मी पैदा होती है। अगर ये ब्लोअर काम करना बंद कर दे तो मोटर सचमुच पिघल सकती हैं। खतरनाक है ये तो। इसके साथ ही यहाँ VEPT1 और VEPT कॉक भी मिलता है, जो पैंटोग्राफ 1 का इलेक्ट्रोवाल्व है। जी, ये तय करता है कि हवा के दबाव से पैंटोग्राफ ऊपर उठेगा या नहीं। लेकिन इस पूरे कंपार्टमेंट में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो है DV यानी डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि लेआउट और मैनुअल्स में लिखा होता है कि DV वॉल्व लोको में को एक्शन ब्रेक लगाता है, और वो भी 1.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर। आगे बढ़ते हुए हम प्रवेश करते हैं HTC 1 में, यानी हाई टेंशन कंपार्टमेंट 1। यहाँ हमें QD1 मिलता है। QD1 एक करंट डिफरेंशियल रिले है जो ट्रैक्शन मोटर 2 और 3 से जुड़ा रहता है। पटरियों पर अक्सर नमी या तेल होता है ना? हाँ, तो उसकी वजह से कभी कभी किसी एक मोटर का पहिया फिसलने लगता होगा।
बिल्कुल, जब पहिया फिसलेगा तो वो तेजी से घूमेगा और उस मोटर का करंट अचानक कम हो जाएगा, जबकि दूसरी मोटर का करंट वैसा ही रहेगा। और यहीं QD1 अपना काम करता है, वो दोनों मोटर्स के करंट को लगातार मापता है। सही कहा। जैसे ही उसे करंट में एक बड़ा अंतर दिखता है, वो तुरंत सिस्टम को अलर्ट कर देता है ताकि पावर को कम किया जा सके और मोटर्स बच सकें। बहुत खूब। इसी HTC1 में J1, CTF1 और शंटिंग कॉन्टैक्टर भी मौजूद है। हाँ, J1 बेसिकली एक रिवर्सर है जो तय करता है कि लोकोमोटिव आगे जाएगा या पीछे, और CTF1 ये तय करता है कि मोटर से गाड़ी खींचनी है या ब्रेकिंग लगाना है। राजू कुमार जी की लेआउट में एक और चीज ध्यान खींचती है, वो है ATFX और SJ कॉइल। ATFX एक ऑक्सिलरी ट्रांसफॉर्मर है। इसका काम डायनेमिक ब्रेकिंग के दौरान फील्ड एक्साइटेशन देना है। डायनेमिक ब्रेकिंग मतलब जहां मोटर्स को जनरेटर में बदल दिया जाता है। हाँ, जब ट्रेन को ढलान पर रोकना होता है तो हम मोटर्स को बिजली देने के बजाय उनसे बिजली बनाने लगते हैं। इससे ट्रेन धीमी हो जाती है। लेकिन एक मोटर को जनरेटर बनाने के लिए उसे एक शुरुआती मैग्नेटिक फील्ड तो चाहिए होती है, और वो शुरुआती फील्ड एक्साइटेशन ATFX से ही आता है। वहीं SJ कॉइल एक इंडक्टिव शंट है जो DC करंट के अचानक होने वाले बदलावों या झटकों को स्मूथ कर देता है। CAB1 और HTC1 ने हवा और मोटर्स का कंट्रोल तो संभाल लिया, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। वो क्या? इन सब को चलाने के लिए जो 25,000 वोल्ट की आसमानी बिजली OHE से आ रही है, उसे कौन संभालेगा? मतलब ये 25 kV तो एक फायर होस से निकलने वाले बेकाबू पानी की तरह है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। उस भयानक वोल्टेज को सीधे मोटर्स में नहीं भेजा जा सकता, और यहीं से हम सीधे लोगों के धड़कते दिल यानी HTC2 में पहुंचते हैं। हाँ, HTC2 यहीं पर TFWR यानी मेन ट्रांसफार्मर रखा होता है, जहां 25 kV वोल्टेज सीधे आता है। बिल्कुल, लेकिन उस बेकाबू पावर को कंट्रोल करने के लिए एक स्मार्ट नल की जरूरत होती है। लोकोमोटिव में वो काम GR करता है, यानी ग्रेजुएटर। लेआउट देखकर समझ आता है कि GR कोई साधारण स्विच नहीं है, ये ट्रांसफार्मर के अलग अलग टैप्स से जुड़ा होता है ना? जी, पायलट जैसे जैसे नॉच बढ़ाता है, GR एक टैप से दूसरे टैप पर मूव करता है, और फिर CGR1, 2 और 3 कॉन्टैक्टर्स इस वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में भेजते हैं। सो इन सबका मतलब क्या है? यहाँ मुझे RGR के बारे में एक बात समझ नहीं आ रही, जो CGR2 और 3 के बीच जुड़ा रहता है। अगर हम वोल्टेज को मोटर्स तक पहुंचाना जा रहे हैं, तो रास्ते के बीच में एक रुकावट क्यों रखी गई है? इसे समझने के लिए मेक बिफोर ब्रेक का सिद्धांत देखना होगा। जब GR एक टैप से दूसरे टैप पर जाता है, तो एक पल के लिए वो दोनों टैप्स को एक साथ छूता है। दोनों को एक साथ, ताकि करंट का बहाव टूटे नहीं। एग्जैक्टली। अगर वो ऐसा न करे तो बहुत भयानक स्पॉकिंग होगी। लेकिन अगर वो दो अलग अलग वोल्टेज वाले टैप्स को एक साथ छू लेगा तो शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाएगा? यही तो कैच है। उस शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए ही RGR को वहां रखा गया है। अच्छा, जब GR दोनों टैप्स को छूता है तो करंट को इस RGR से होकर गुजरना पड़ता है। ये रेजिस्टेंस करंट को सीमित कर देता है और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। इंजीनियरिंग का क्या शानदार नमूना है ये। लेकिन जब इतना भयानक वोल्टेज स्टेप डाउन हो रहा है तो गर्मी भी तो बहुत पैदा होती होगी। बहुत ज्यादा। इसीलिए HTC2 के अंदर पंप और ब्लोअर का एक पूरा जाल होता है। अगर वो गर्मी बाहर नहीं निकाली गई तो पूरा सिस्टम पिघल सकता है। लेआउट में मुझे PHGR, MPH और MVRH दिखाई दे रहे हैं। हाँ, PHGR GR के तेल को घुमाने वाला पंप है। MPH ट्रांसफार्मर के ऑयल को खींचकर रेडिएटर तक ले जाता है। तेल ट्रांसफार्मर की गर्मी सोख लेता है। हाँ, और फिर MVRH जो एक ब्लोअर है, वो बाहर की हवा खींचकर उस तेल को ठंडा करता है, राइट? बिल्कुल। अगर इनमें से कोई एक पंप भी फेल हो जाए तो कुछ ही मिनटों में पूरा HTC2 आग पकड़ सकता है। यहाँ मामला सच में दिलचस्प हो जाता है। अब वोल्टेज हमारे कंट्रोल में है और ट्रांसफार्मर ठंडा हो रहा है, लेकिन इस पावर को पहियों तक कैसे पहुंचाया जाए? इसके लिए हमें HTC3 की तरफ बढ़ना होगा। ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन का मुख्य केंद्र है। यहाँ MVSL 1 और 2 लगे हैं जो स्मूथिंग रिएक्टर को ठंडा करते हैं। लेकिन वो DC प्योर नहीं होती है ना, उसमें कुछ रिपल्स रह जाते हैं। हाँ, पल्सेटिंग DC। स्मूथिंग रिएक्टर उस करंट को छान कर एकदम स्मूथ कर देता है और MVSL उसे ठंडा रखता है। इसके बाद लाइन कॉन्टैक्टर्स 1 से लेकर 6 तक उस पावर को मोटर्स तक पहुंचाते हैं। यहीं पर QD2 भी लगा है,
जो मोटर 4 और 5 के बीच जुड़ा है। जी बिल्कुल, QD1 की तरह काम करता है, लेकिन HTC3 में सबसे महत्वपूर्ण चीज है Q20 रिले। ओहो, Q20 लेआउट के हिसाब से ये ओवर वोल्टेज रिले है। हाँ, जब वोल्टेज अपनी सुरक्षित लिमिट से ऊपर चला जाता है तो Q20 एक्टिवेट होकर नॉच को रिग्रेस करा देता है, यानी पीछे खींच लेता है। मैं इसे एक इंसानी रिफ्लेक्स एक्शन की तरह देखता हूँ। वो कैसे? जैसे अगर हम गलती से किसी गर्म तवे को छू लेते हैं तो दिमाग सोचता नहीं है, हमारा हाथ बिना सोचे तुरंत पीछे खिंच जाता है। अरे वाह, क्या बात है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि इंसानी रिएक्शन टाइम इतना तेज नहीं हो सकता कि वो मिली सेकेंड्स में आ रहे ओवर वोल्टेज को रोक ले। इसीलिए Q20 रिले तुरंत नॉच कम कर देता है, मशीन का अपना सेल्फ डिफेंस। सही कहा। अब अगर HTC3 से निकलकर कैब नंबर 2 के पीछे देखा जाए तो वहां ऑक्सिलरी मशीनों का पावर हाउस है, आर्नो कन्वर्टर। क्योंकि OHE से आने वाली बिजली सिंगल फेज होती है, लेकिन लोगों के इतने बड़े बड़े ब्लोअर और पंप तो 3 फेज पर चलते हैं, है ना? एग्जैक्टली, आर्नो कन्वर्टर उस सिंगल फेज को 3 फेज में बदलता है। इसके पास C118 कॉन्टैक्टर और R118 स्टार्टिंग रेजिस्टेंस होते हैं। और इसी हिस्से में CHBA भी है जो बैटरी को चार्ज रखता है, साथ ही MVMT2 भी जो पीछे की मोटर्स को ठंडा करता है। तो हमने सारे बड़े इक्विपमेंट बॉक्स देख लिए, लेकिन एक हिस्सा अभी भी बाकी है। हाँ, कॉरिडोर्स। जब एक लोको पायलट ड्यूटी पर लोको के अंदर चलता है तो उसके लिए कौन से कंट्रोल होते हैं? ये कॉरिडोर्स लोको की लाइफलाइंस हैं। कॉरिडोर 1 की तरफ सबसे महत्वपूर्ण है BV बॉक्स, जिसमें HOM हैंडल होता है। HOM हैंडल लोको को ग्राउंड करने के लिए होता है, लेकिन सुरक्षा के लिए ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि पैंटोग्राफ नीचे करने के बाद भी ट्रांसफॉर्मर में भारी मात्रा में स्टैटिक चार्ज बचा रहता है, जो जानलेवा हो सकता है। HOM हैंडल उस चार्ज को जमीन में डाल देता है। इसी कॉरिडोर में RSI 1 और 2 ब्लॉक भी होते हैं। और कॉरिडोर 2 की तरफ GR का मैनुअल कंट्रोल बॉक्स और हैंडल रखा होता है। अब मेरा एक सवाल है। पूछिए। सब कुछ इतना ऑटोमेटेड है, कैब से सब कंट्रोल हो रहा है, फिर इस मैनुअल हैंडल का क्या काम? क्या ये कोई प्लान बी है? 100%। मशीन कभी भी फेल हो सकती है। अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में खराबी आ जाए तो ट्रेन को ट्रैक पर छोड़ा नहीं जा सकता। तब ट्रेनी ALP को कॉरिडोर 2 में जाकर उस हैंडल से GR को मैन्युअली ऑपरेट करना होता है। हाँ, ये उनकी अंतिम रक्षा पंक्ति है, इसीलिए ये लेआउट याद होना जरूरी है। इस पूरी यात्रा से साफ है कि राजू कुमार जी के लेआउट ने इस जटिल भूल भुलैया को एक साफ नक्शे में बदल दिया है। कैब 1 के पीछे हवा का कंट्रोल, HTC 1 और 3 में ट्रैक्शन, HTC 2 में धड़कता ट्रांसफॉर्मर और कॉरिडोर्स में सेफ्टी गार्ड्स। सही बात है। सिस्टम के इस फ्लो को समझकर ही कोई मशीन को मास्टर कर सकता है। जो भी ट्रेनी ALP सुन रहे हैं उनके लिए ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के बेहतरीन टेक्निकल वीडियो और लेआउट्स के लिए YouTube पर लोको स्टडी बाय राजू कुमार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहां सब कुछ बहुत बारीकी से समझाया गया है।